शुगर लेवल। हेलो, वेलकम यू ऑल टू लॉ सीखो। तो आज हम दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करें। जो आज का हमारा पहला टॉपिक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक इंपॉर्टेंट रूलिंग के बारे में बताया गया है, जो कि हमारे एविडेंस एक्ट के एक प्रोविजन के ऊपर है। और जो आज का हमारा दूसरा आर्टिकल है, ये कॉपीराइट लॉ से रिलेटेड है। डेनमार्क ने एक नया लॉ लाया है जो कि डी फेक को एड्रेस करेगा अंडर देयर कॉपीराइट लॉ। तो इन दोनों ही टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहले हम शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक के बारे में, जो कि एविडेंस एक्ट के प्रोविजन के प्रिंसिपल्स के बारे में है। तो इन द केस ऑफ विभोर गर्ग वर्सेस नेहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया है कि सीक्रेट रिकॉर्डिंग बिटवीन द स्पाउसेस आर एडमिसिबल इन मैट्रिमोनियल केसेस, स्पेशली व्हेन दे आर रिलेवेंट, इंडिपेंडेंटली वेरीफाइएबल एंड फॉल विद इन द लीगल एक्सेप्शन। अब ये किस लीगल एक्सेप्शन की बात कर रहा है, ठीक है, और किस सिनेरियो में एडमिसिबल है, किस चीज को लेकर क्लैरिटी आई है, इसके बारे में हम जानेंगे। बट अगर बहुत सिंपल टर्म्स में जाने तो अगर स्पाउसेस के बीच का कोई रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है, फोन रिकॉर्डिंग हो या कोई और दूसरी रिकॉर्डिंग, अगर वो सीक्रेटली करी गई है तो वो मैट्रिमोनियल केसेस में एडमिसिबल होगी व्हेन द डिस्प्यूट इज बिटवीन द स्पाउसेस। सो सबसे पहले लीगल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की बात की है। वी ऑल नो इंडियन एविडेंस एक्ट इज नाउ रिप्लेस्ड बाय भारतीय साक्ष्य अधिनियम, लेकिन ये जो केस था ये इंडियन एविडेंस एक्ट पे बेस्ड था, इसलिए इसका सेक्शन 122 जो है ये कहता है कि जो स्पाउसेस के बीच का कम्युनिकेशन है ये प्रोटेक्टेड रहता है और ये एडमिसिबल नहीं होता है इन कोर्ट ऑफ लॉ। So protected communication between spouses from being disclosed in court without consent. अगर स्पाउस के बीच में कोई कन्वर्जेशन हुआ है और वो कन्वर्जेशन एज अ एविडेंस कोर्ट में हम रख सकते हैं इन जनरल सिनेरियो। अगर दो लोगों के बीच में बात हुई हो और उसमें का किसी ने ये एडमिट करा हो दूसरे पर्सन के सामने कि हाँ उसने वो क्राइम किया है। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी है, ठीक है, ए ने ये बी को बोला कि मैंने हाँ ये पर्टिकुलर क्राइम करा है। बी जो है इस चीज को कोर्ट में जाके कह सकता है एज ए विटनेस और वो एडमिसिबल होगा। लेकिन अगर वही स्पाउसेस ने, हस्बैंड ने वाइफ को बताया कि कोई अगर क्राइम किया है और तो वो पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, वाइफ जो है वो इस कोर्ट में जाकर नहीं रख सकती और वो एज अ एविडेंस सर्व नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली दे मेंशन विदाउट द कंसेंट। तो हस्बैंड जो है, हस्बैंड ने अगर कंसेंट नहीं दी है तो वो एडमिसिबल नहीं होगा, कंसेंट दी है तो फिर एडमिसिबल हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पर दो और एक्सेप्शन है, दैट सेज कि अगर वो सूट बिटवीन द पार्टीज हो, स्पाउस वर्सेस स्पाउस हो, तो उसमें अगर एक स्पाउस दूसरे के बारे में कुछ एविडेंस यहाँ पर उसका कम्युनिकेशन यहाँ पर डिस्क्लोज करते तो वो एडमिसिबल होगा। और दूसरा, वन स्पाउस इज प्रोसिक्यूटेड फॉर अ क्राइम अगेंस्ट द अनदर, या एक ने दूसरे पर कोई क्राइम किया हो, उस सिनेरियो में ये कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो जनरली हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो भी कम्युनिकेशन है वो एज अ एविडेंस एडमिसिबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, अनलेस एंड अनटिल उसमें कंसेंट दी हो यहाँ पर पार्टी ने, या वो बिटवीन द स्पाउसेस हो, या एक ने दूसरे के ऊपर कोई क्राइम किया हो उसके लिए प्रोसिक्यूशन किया हो। अब इसका पर्पस ये था कि यहाँ पर जो सेंटिटी ऑफ मैरिज है वो अपहोल्ड हो, ठीक है, इंडिविजुअल प्रिवेसी के ऊपर यहाँ पर सेंटिटी ऑफ मैरिज को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की बात की है। तो इसी को हम स्पाउसल प्रिविलेज भी कहते हैं, प्रिविलेज कम्युनिकेशन, या हम इसको स्पाउसल प्रिविलेज भी करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ रूल ऑफ प्रिवेंटिंग अ spouse being compelled to testify against their partner in criminal proceeding. Now, protects the private marital communication unless consent is given or the case fall under the exceptions that we have डिस्कस्ड, ठीक है, क्योंकि इससे ये होगा कि अगर स्पाउस, एक स्पाउस ने दूसरे स्पाउस को अंडर द कॉन्फिडेंस बोलता और उसने वही जाके कोर्ट में यहाँ पर एज एविडेंस रख दिया, तो यहाँ पे जो मैरिज के बीच का, मैरिज में जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट ही वहाँ पे खत्म हो जाता है और फाउंडेशन ही खत्म हो जाती है। तो इस लॉ के पीछे का ये रीजनिंग था। Now, what is the application in divorce cases? So, Section 122 does not bar the use of private communication in two scenario. One, in the matrimonial proceeding जिसमें divorce proceeding obviously आएगी, and second, domestic violence allegation, because इसमें एक क्राइम जो है वो दूसरे के अगेंस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में दैट कम्युनिकेशन विल नॉट बी प्रिविलेज एंड इट विल बी फॉल अंडर द एक्सेप्शन। नाउ हाई कोर्ट वर क्वेश्चन इन एडमिटिंग द सीक्रेट रिकॉर्डिंग ड्यू टू, अब यहाँ पर ये जो केस था ये पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में था। अब इसी केस में जो एविडेंस था उसको एडमिसिबल नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि जो रिकॉर्डिंग थी वो सीक्रेटली करी हुई थी,
ठीक है। तो यहाँ पे स्पाउसल प्राइवेसी का वायलेशन था और इसी लाइन पे और भी हाई कोर्ट्स ने इसको ये जजमेंट्स इसी बेस पे जजमेंट दिए थे। अब यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का रीजनिंग है, ठीक है, रीजनिंग में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो रीजनिंग था उस रीजनिंग को देने के लिए 1973 के एक प्रेसिडेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रिलाई करा, जहाँ पे फोन टैपिंग को एडमिसिबल माना इन द ब्राइबरी केस, क्योंकि यहाँ पे फोन टैपिंग भी सीक्रेटली होती है लेकिन उसको एक ब्राइब केस में एडमिसिबल माना था। तो उसी ग्राउंड पे उसी रीजनिंग के हिसाब से अगर स्पाउस दूसरे स्पाउस का यहाँ पे कम्युनिकेशन सीक्रेटली रिकॉर्ड करता है तो वो भी एडमिसिबल होगा, लेकिन द कंडीशन इज दैट कि इट शुड बी रिलेवेंट टू द केस और ये वेरीफाई करते हुए आना चाहिए। सो अ रिकॉर्डिंग डिवाइस इज लाइक अ थर्ड पार्टी, ठीक है, तो इसको एज अ थर्ड पार्टी हम यहाँ पर मानेंगे, भले ये सीक्रेटली रिकॉर्ड होता है। अब राइट टू प्रिवेसी मस्ट बी बैलेंस विद द राइट टू फेयर ट्रायल। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि यस ऑल्दो वी हैव द राइट टू प्रिवेसी, लेकिन ये राइट टू फेयर ट्रायल के साथ में बैलेंस होना चाहिए, इसलिए हम राइट टू प्रिवेसी में से सर्टेन एक्सेप्शंस यहाँ पर निकाल सकते हैं। So they clarified that section 122 does not bar admission of such evidence, it only bars the compulsion to testify. नाउ यहाँ पर ऑब्वियसली डिबेट जो है वो प्रीवियसली वर्सेस फेयर ट्रायल का है। एज वी ऑल नो पुट्टास्वामी केस जो कि 2017 में जजमेंट आया था जिसमें प्रीवियसी को फंडामेंटल राइट माना था, बट इस केस में ये बहुत क्लियरली बताया गया था कि दिस राइट टू प्रिवेसी इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, देयर कैन बी सर्टेन एक्सेप्शन टू दिस एंड इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हैज सेट वन ऑफ द एक्सेप्शन। ठीक है, नाउ कोर्ट्स रूलिंग सेट इफ अ मैरिज हैज ब्रोकन टू द पॉइंट ऑफ सीक्रेट सर्विलेंस it indicates a lack of trust breakdown of the relationship. So इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पेसिफिकली इस चीज़ को माना कि मैरिज में अगर आप सीक्रेटली सर्विलेंस तक पहुंच गए हो तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो ट्रस्ट है, जो रिलेशनशिप है वो ब्रेक हो चुका है। ठीक है, लेकिन इसको लेकर कंसर्न क्या है? ठीक है, इस जजमेंट को लेकर कंसर्न ये है कि हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ा जेंडर डिजिटल डिवाइस है। वुमेन और मैन का फोन यूज अगर हम देखें, रिकॉर्डिंग कहाँ होंगी? फोन में ही होंगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पे वुमेन इन इंडिया हैव 39% लोअर स्मार्टफोन एक्सेस देन मैन एज पर द मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट ऑफ 2025. सो दिस गे अनफेयर एडवांटेज टू मैन एज कंपेयर टू वुमेन। ठीक है, तो इस जनरल पे वी कैन से कि दिस कैन क्रिएट एन अनफेयर एडवांटेज टू टेक सर्विस स्पाउस in evidence collection. Now we'll move to our second topic that is regarding the Denmark's move against deepfake. तो यहाँ पे डेनमार्क जो है, डेनमार्क ने एक इम्पॉर्टेंट इशू का एड्रेस करा है जो कि है डीपफेक। डीपफेक बेसिकली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सेलिब्रिटी है या फॉर एग्जांपल मैं, ठीक है, अब मेरे फेस को लेकर, ठीक है, यहाँ पर कोई वॉइस जो है वो डाल सकते हैं और वहां पे मेरी लिप सिंक होती हुई दिखेंगी। तो एआई की मदद से क्या कर सकते हैं हम, किसी पर्सन को कोई स्क्रिप्ट फिट करके वो पर्सन वो बोलते हुए देखेंगे, दैट विल बी अ रियल। ठीक है, सो सिंथेटिक मीडिया दैट यूजेस एआई टू सिमुलेट अ पर्सन फेशियल फीचर, एक्सप्रेशन और वॉइस, मेकिंग देम अपीयर टू डू और से थिंग्स दैट नेवर डिड। ठीक है, जो हुई नहीं है हम उसको आर्टिफिशियली उसकी वॉइस या एक्सप्रेशन उसको उस तरीके से एआई की मदद से यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। अब ये क्यों मैटर करता है? ठीक है, वाई? बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट कि ये रियल है या एआई जनरेटेड है। ठीक है, जो एआई जनरेटेड है हम उसको डीप फेक कहते हैं। तो ये रियल है या डीप फेक है, इसको अपने आप में डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि जैसे जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उनका कोई वीडियो आउट हो जाता है और उसमें ऐसा अपील कर रहे कि हमारी वॉर डिक्लेयर हो गई है, ठीक है, आप सबको इस लिंक पे पैसे डोनेट करने हैं। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है यहाँ पर? तो यहाँ पे डीप फेक जो है, डीप फेक का बहुत गलत इस्तेमाल भी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो दिस स्प्रेड, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सोशल मीडिया पे बहुत फास्टली स्प्रेड होता है। ठीक है, अब ये क्या कॉज करता है? आइडेंटिटी थेफ्ट, मिस इन्फॉर्मेशन, स्कैम्स इससे बहुत सारे चल रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे साइकोलॉजिकल हार्म भी हो रहे हैं। ठीक है, रिवेंज पॉइंट जैसी भी चीज़ें आ रही है। फॉर एग्जांपल पार्टनर्स का ब्रेकअप हो गया, अब उसमें एक पार्टनर क्या कर रहा है कि वो उस पर्टिकुलर गर्ल का फेस इस्तेमाल करके उसके एक पॉन बना दे रहा है, ठीक है, और उसको सर्कुलेट कर रहा है फॉर टेकिंग द रिवेंज। ठीक
ठीक है। अब अगर एग्जिस्टिंग लॉ की अगर हम बात करें तो एग्जिस्टिंग लॉ आर रिएक्टिव एंड हार्म स्पेसिफिक, नॉट डिजाइन टू एड्रेस द आइडेंटिटी मिसयूज ब्रॉडली। ये सिर्फ हम डेनमार्क नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात करें तो ऐसा कोई पर्टिकुलर लॉ डीप फेक को एड्रेस करने वाला नहीं था। इसीलिए यहाँ पे डेनमार्क में ये कॉपीराइट बिल में कुछ अमेंडमेंट की यहाँ पे बात की गई। तो इस बिल में तीन मेन प्रोटेक्शन जो है वो अगेंस्ट डीप फेक दिए हुए हैं। फर्स्ट, इमिटेशन प्रोटेक्शन। व्हाट इज इमिटेशन प्रोटेक्शन? कि नो पब्लिक शेयरिंग ऑफ डीप फेक्स मिमिकिंग अ रियल फिजिकल ट्रीट वेदर इट विल फेस वॉइस विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, ठीक है, जिसका आपने डीप फेक बनाया है। उसके अलावा परफॉर्मेंस प्रोटेक्शन, तो इट कवर्स द इम्प्रोवाइज्ड और आर्टिस्टिक एक्ट नॉट ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड बाय द कॉपीराइट। तो ऑलरेडी कोई परफॉर्मेंस है उसका इम्प्रोवाइज्ड वर्जन या आर्टिस्टिक एक्ट जो है, ठीक है, इसको भी यहाँ पर इस बिल में एड्रेस किया गया है। और उसके साथ साथ परफॉर्मर्स प्रोटेक्शन, कि जो भी एक्टर है, म्यूजिशियन है, डांसर है, उनकी डिजिटल मिमिक्री भी यहाँ पर नहीं की जा सकती। अब एक और इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें ये है कि यहाँ पर केवल आर्टिस्ट या फेमस पर्सनालिटी को प्रोटेक्ट नहीं करा है, यहाँ पे कॉमन सिटीजन, एक ऑर्डिनरी पीपल भी है जो है वो इस बिल के अंडर प्रोटेक्टेड रहेगा अगर उसका भी कोई डीफेक बनाता है तो। नाउ कंसेंट बेस्ड मॉडल पे यहाँ पर आए हैं। फर्स्ट थिंग इज कि शेयरिंग रियलिस्टिक डीफेक कंटेंट रिक्वायर अ प्रायर कंसेंट। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर लॉ है ये कंसेंट बेस्ड है, कि अगर आप डीफेक शेयर करते हो ये पनिशेबल तभी होगा जब आप ये विदाउट कंसेंट कर रहे हो। विद कंसेंट यू कैन डू दिस। नाउ वन मोर थिंग, द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज विद द पर्सन हु शेयर्स द कंटेंट। जो शेयर कर रहा है उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा, ठीक है। और लास्ट वन मोर थिंग, कंसेंट कैन बी विदड्रॉन एनी टाइम। अगर डीफेक का आपने कंसेंट दिया है दैट कैन बी विदड्रॉन, अगर आपको लग रहा है कि आपकी इमेज को इससे लेकर कोई हार्म हो सकता है। एक और एक्सेप्शन ये है कि विदाउट द कंसेंट आप तब कर सकते, विदाउट द कंसेंट इज इलीगल, ठीक है, इवन आफ्टर पर्सन डेथ, ठीक है। सो इट विल बी प्रोटेक्टेड 50 ईयर आफ्टर द डेथ तक ये प्रोटेक्शन रहेगा, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लेटफॉर्म जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है। सो प्लेटफॉर्म मस्ट टेक डाउन रिपोर्टेड डीफेक्स, जैसे उनको कोई रिपोर्ट आएंगी दे हैव टू टेक डाउन इट, अदरवाइज दे विल attract a heavy penalties for non-compliance. Now, not a total ban. We need to understand this. Generating deepfake privately is not illegal. आप इसको शेयर कर रहे हो तब ये इलीगल होगा, ठीक है। और पब्लिक शेयरिंग पे ही ओनली पब्लिक शेयरिंग ऑफ रियलिस्टिक कंटेंट इज रेगुलेटेड, ठीक है। इसकी पब्लिक शेयरिंग जो है उसी पर यहाँ पर ये लॉ एड्रेस करता है। अब एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शंस भी कुछ इसमें दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल सटायर, पैरोडी, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन are exempted but not absolute, ठीक है। Now civil court will assess on case by case basis considering the free speech under the European Convention on Human Rights. Now this law have a territorial limit. This is applicable only in Denmark. अब नेट जो है ये तो बॉर्डर्स नहीं देखता है, सो देयर कैन बी चैलेंजेस फॉर इन्फोर्सिंग इट क्रॉस बॉर्डर। हो सकता है डेनमार्क के बाहर से हो रहा है, अब आप बाहर की कंट्री में इसको कैसे इन्फोर्स करेंगे, ठीक है। अगर हम एक्सपर्ट व्यू देखें तो सेंसिटी एआई के जो सीओओ है उनका बोलना ये है कि रेगुलेटिंग विदाउट एनफोर्समेंट इज अ सिग्नल नॉट अ शील्ड। सो दे हैव जस्ट मेड अ सिग्नल नॉट अ shield. Now, why this matter? Because Denmark. So why particular this law is matter? So Denmark is the first country who come up with this kind of thing, जिसमें deep fake को एड्रेस किया है। So Denmark is setting a precedent in a digital rights and AI regulation may influence the EU wide or international norms. Now India अप्रोच, अब इंडिया की अप्रोच इसको लेकर सोफर क्या रही है? तो कोर्ट रिलाई ऑन प्राइवेसी, डिफॉर्मेशन, पब्लिसिटी राइट्स। इसको देखते हुए अमिताभ बच्चन की वॉइस, उनकी पर्सनालिटी, उनका नेम, वैसे अनिल कपूर का भी कुछ डायलॉग्स, ठीक है, उसके साथ साथ उनका नेम, उनकी पर्सनालिटी, इवन द AK दैट ऑल्सो गॉट द प्रोटेक्शन। बट ये जो प्रोटेक्शन है ये कोर्ट्स ने केवल सेलिब्रिटी बेस्ड या सेलिब्रिटी फोकस्ड ही दिया है, सिटीजन वाइड ये अभी तक अवेलेबल नहीं है। Now this Denmark का bill is in itself is a shift in the law. हो सकता है ये एक फाउंडेशन बने डिफेक्ट लॉ को लेकर जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आए, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिस्निंग मी। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।